वेलकम टू यूनिफाइड जंगी में आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो मेरा वादा है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके पछताएंगे नहीं। खैर, दुनिया भर की बकवास हम कर सकते हैं, पर मेरे ख्याल से हमें खबरों पे शुरू करना चाहिए और खबरों से ही ख़त्म करके अपने अपने घर जाना चाहिए। मेरे हिसाब से आपको भी दूसरे वीडियो देखने हैं और मुझे भी दूसरे काम करने हैं। ठीक है, तो पहली खबर के साथ शुरू करते हैं। मैं पहली खबर के साथ शुरू करूँ उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि नीचे जो डिस्क्रिप्शन है ना, उसमें मेरे नए चैनल का लिंक होगा, आप वहाँ जाके सब्सक्राइब करिए। अगर आपको लगता है कि आपको जियो पॉलिटिक्स के बारे में कुछ समझना है तो आप वहाँ पे जाके सब्सक्राइब करिए, और जो भी वीडियो मैं लाऊंगा वादा है कि आपका नॉलेज हर बार बढ़ाएंगे। ठीक है, एनीवेज हो गया प्रमोशन, अब चलते हैं। पहली खबर अरमान सरूक्यान और इलिया टुपुरिया को लेकर है। देखिए, अरमान सरूक्यान और इलिया टुपुरिया में ये वॉर ऑफ वर्ड्स जो है वो काफ़ी दिनों से चालू है, और मैं इन सब चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देता नहीं हूँ, जैसे कि आपको पता है। बट कभी कभी कुछ बातें हैं जिनके सहारे हम दूसरी बातों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। उन्हीं में से कुछ बातें जो अरमान सरूक्यान ने कही, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ उनके बारे में। सबसे पहली बात तो उसने कही कि पैडी पिमलेट और इलिया टोपुरिया वाली जो फाइट है बहुत ही फेक फाइट है और बहुत ही मेड अप फाइट है। आई टोटली एग्री विद दैट। इलिया टोपुरिया और पैडी पिमलेट एक क्लास में है ही नहीं, तो उनकी जो फाइट है वो सिर्फ पैसे के लिए होगी। कंपटीशन के सिनारियो से, कंपटीशन के एस्पेक्ट से वो फाइट लुल होगी। एनीवेज, ये बात इंपॉर्टेंट नहीं थी। जो दूसरी बात अरमान सरूक्यान ने कही, जो शुरू में सच लगती है, बट अगर उसको एक परत आप पलटो तो आपको लगता है कि भाई यार ये बकवास कर रहे हैं। तो उसने कहा कि इलिया टोपुरिया ने अभी तक जो पिछले तीनों फाइटर्स को हराया है वो उनके पीक पे नहीं हराया है। क्या इस बात को एक्सप्लोर करें? इलिया टोपुरिया ने जब अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को हराया तो वो तुरंत नॉकआउट से आ रहा था, और आई डोंट नो कि लोगों को ये समझ में नहीं आता कि जब भी आप कनकसिव इंजरी से आते हो तो आप अपने 100% नहीं होते हो। खैर, ये बात मानने में कोई भी बुराई नहीं है कि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की उस फाइट में अपने पीक पे नहीं था। ओके, क्या मैक्स अपने पीक पे था? नहीं, मैक्स का पीक तो मेरे ख्याल से 4 साल पहले ही छूट चुका है। तो क्या चार्ल्स ओलिवेरा अपने पीक पे था? नहीं, चार्ल्स ओलिवेरा तो अपने पीक पे नहीं है। मेरे ख्याल से चार्ल्स ओलिवेरा अपने पीक से 3 साल आगे बढ़ चुका है। तो अरमान सरूक्यान का कहना कि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की जब अपने पीक पे नहीं था तब इलिया टोपुरिया ने हराया, फिर ये कहना कि जब मैक्स हॉलोवे नहीं था पीक पे तब उसने हराया, फिर ये कहना कि जब चार्ल्स ओलिवेरा अपने पीक पे नहीं था तब उसने हराया। ठीक है ना, ऊपरी परत पे सारी चीज़ें के जो हैं वो साफ नज़र आती हैं, बट जब एक परत हम पलटाते हैं तो कुछ और नज़र आता है। हम पिक्चर के दूसरी तरफ जाते हैं, राइट? जब आप कभी संडास का दरवाजा बंद कर रहे होते हैं ना, दूसरे को अंदर नहीं आने देते, तो आपको ये सोचना चाहिए कि कभी कभी संडास की जरूरत आपको भी पड़ सकती है। या फिर सिंपल वर्ड में कहें कि जिनके घर खुद कांच के होते हैं वो दूसरे घरों में पत्थर नहीं फेंकते। अरमान सरूक्यान की करियर की सबसे बड़ी विन जो है वो चार्ल्स ओलिवेरा के है। चार्ल्स ओलिवेरा जो कि विन है नहीं मेरे हिसाब से, पर ठीक है, मान लिया कि विन है। चार्ल्स ओलिवेरा वाली जो विन है वो अरमान सरूक्यान के करियर की सबसे बड़ी विन है। जब वो कह रहा है कि चार्ल्स ओलिवेरा पीक पे नहीं था इलिया टोपुरिया के खिलाफ, तो क्या चार्ल्स ओलिवेरा पीक पे था अरमान के खिलाफ? नहीं ना। अब इस दूसरी परत को भी यहीं छोड़ते हैं और तीसरे स्टेज पे जाते हैं और भी अंदर समझते हैं। यार, कोई भी कभी किसी फाइटर से पीक पे फाइट नहीं करता, बहुत ही रेयर होता है। कोई भी फाइटर किसी और फाइटर को पीक पे नहीं हरा था। पीक बाय डेफिनेशन में वो फाइटर जो पीक पे है वो जीतता है। जब अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की पीक पे रहा होगा तो वो लगातार जीता, जब मैक्स होलोवे पीक पे था लगातार जीता, और जब चार्ल्स ओलिवेरा पीक पे था तो आपने देखा ही कि क्या क्या हुआ, है ना? मैं आपको ना मतलब कई एग्जांपल दे सकता हूँ यार। आपको क्या लगता है कि जब शोगन हुआ से जॉन जोन्स की फाइट हो रही थी, जॉन तो अपने पीक पे था, शोगन हुआ नहीं। उसका पीक तो उसके 4 साल पहले था। जब लियोटो मचीटा से फाइट कर रहा था जॉन जोन्स, तो क्या होता वो पीक पे था? नहीं, लियोटो मचीटा का पीक भी उससे 2 साल पहले था। रशाद एवंस का पीक उससे 3 साल पहले था। वहीं अगर आप रैम्पेज जैक्सन की बात करें तो रैम्पेज जैक्सन का पीक 6-7 साल पहले प्राइड में था, जब वो 7 साल बाद जॉन जोन्स से फाइट किया। तो क्या हम जॉन जोन्स की सारी विन इसमें छून लें कि भाई वो तो फाइटर पीक पे थे ही नहीं, है ना? अजीब सी बात। तो कोई भी ऐसा फाइटर जो है ना, दूसरे फाइटर को पीक पे तो हराता नहीं है। हर फाइटर जो है वो डिक्लाइन होता है। और आपको पता है पीक पीक आप समझते हैं? आप इमेजिन करिए एक पहाड़ जिसका चोटी जो है ना वो पीक कहलाता है। आपने देखा पहाड़ का 97% हिस्सा पहाड़ होता है और 0.3% 3% हिस्सा है, 1% हिस्सा ही पीक होता है। कारण, यार अपने कैरियर में इंसान 97% पॉइंट जो है, टाइम जो है वो नॉन पीक पे गुजारता है। सिर्फ 2-3% टाइम ही पीक पे होता है ना? तो ये जो अरमान सरूक्यान की बकचोदी है ना, गुड पॉइंट, बट पॉइंट अंदर से खोखला है। ठीक, चलते हैं अगली खबर की तरफ।
अगली खबर हनातो मोइकानो और माइकल चैंडलर को लेकर है। हनातो मोइकानो को कहना है कि वो अगली फाइट इस डिवीजन के सबसे बूढ़े फाइटर माइकल चैंडलर से करना चाहता है और जो भी हारेगा इनमें से वो रिटायर होगा। लूजर्स लीव टाउन टाइप बुलशिट। यार आई डोंट माइंड दिस फाइट। मेरे हिसाब से हनातो मोइकानो का प्रपोजल एक्चुअली अच्छा है, बट आपको पता है चैंडलर इसमें नहीं लेगा पार्ट। कारण कि चैंडलर को लगता है कि हनातो मोइकानो उसके बीनीथ है। वैसे चैंडलर को तो ये भी लगना चाहिए था कि पैडी पिम्बलेट भी उसके बीनीथ है, बट क्योंकि पैडी पिम्बलेट स्टार है ना, तो माइकल चैंडलर ने उससे फाइट कर लिया ये सोचिए कि भाई मैं हरा दूंगा, पर पैडी पिम्बलेट ने गेम बदल दिया। यार माइकल चैंडलर कम्स आउट एज अ, टू बी ऑनेस्ट, कम वो बच्चे देखे ना आप लोग जिसको पूरे टाइम अटेंशन चाहिए होती है, माइकल चैंडलर इज लाइक दैट। बट क्या होता है कि वो धीरे धीरे कुछ बच्चे जो है ना बड़े हो जाते हैं और उनको नहीं चाहिए होती, जैसे कि शॉन ओमैली ने पिछली फाइट के बाद काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ दिखाई है एज अ कैरेक्टर में, अपने कैरेक्टर में, एज अ ह्यूमन बींग काफ़ी सारी ग्रोथ दिखाई है उसने। नाउ ही डजंट डू ऑल दोज थिंग्स टू अट्रैक्ट योर अटेंशन, यानी कि वो अंदर ही अंदर एज अ इंसान ग्रो कर रहा है। माइकल चैंडलर ना कभी ग्रो नहीं किया। एनीवेज आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर इयान गैरी और बिलाल मोहम्मद को लेकर है। इयान गैरी ने चैलेंज किया है बिलाल मोहम्मद को, और चैलेंज किया है बिलाल मोहम्मद के शहर बोले तो शिकागो में, शिकागो बोले तो सेकंड सिटी ऑफ अमेरिका, और आधा शहर जो एक बार जल चुका है। एनीवेज मैं कहाँ हिस्ट्री में पहुंच गया बाकायदा। वैसे आपको जियोपॉलिटिक्स के बारे में बात करनी है तो मेरा दूसरा चैनल है, नीचे लिंक है, आप जाके उसको सब्सक्राइब कीजिए। एडिटिंग तो उधर भी नहीं मिलेगी, उधर पे भी मैं ऐसे ही बैठ के बात करूंगा, बट मेरा वादा है कि जब भी आप वीडियो देखकर उठेंगे तो आपके पास पहले से ज़्यादा नॉलेज होगा, जैसे कि यहाँ होता है। एनीवेज मैं क्या बात कर रहा था, माइकल ओ सॉरी बिलाल मोहम्मद को चैलेंज किया इयान गैरी ने। बाद में बिलाल मोहम्मद ने भी इयान गैरी को बोला कि सी यू एट मेडिसन स्क्वायर गार्डन। फिर इयान गैरी ने कहा कि सी यू एट शिकागो। तो उस कहीं भी सी यू करो एक दूसरे को, बस करो। और मेरे हिसाब से बिलाल मोहम्मद के पास इतना टाइम नहीं है। इससे पहले कि बिलाल मोहम्मद अपने पीक जो लेट पीक है उससे चले जाए, या फिर इससे पहले कि लोग बिलाल मोहम्मद को भूलने लगे, उसको फाइट करना चाहिए, क्योंकि वो इयान गैरी नहीं है। यूएफसी उसको पसंद नहीं करती है, इसीलिए यूएफसी उसको एक्स्ट्रा चांसेस नहीं देगी। सो दिस इज द टाइम टू फाइट। और मेरे हिसाब से इयान गैरी फाइट उसके लिए ठीक ठाक फाइट है, विनेबल फाइट है, तो ही शुड गो फॉर इट। एंड इफ ही डजंट डू इट एंड वेट फॉर उस्मान एंड ऑल दैट शिट, देन इट इज ऑन हिम। ठीक है, चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर ना, माइक डेविस करके एक खिलाड़ी है जिसने इल्ज़ाम लगाया कि जब वो सऊदी अरेबिया में फाइट करने गया था ना, तो ज़ाइम फिराज से जो फाइट हुई थी उसमें जजेस ने उसके खिलाफ डिसीजन लिया, क्योंकि वो जजेस ना मुस्लिम फाइटर के पक्ष में थे, या फिर कहेंगे कि सऊदी फाइटर के पक्ष में थे। उसने आगे ये कहा कि भाई सऊदी वाले लोग ये चाहते हैं क्योंकि उनके पास ऑयल मनी है, ये है और वो है, बकचोदी है। वाह दोस्त, ये होता है कि आगे आगे पार्ट पीछे पीछे सपाट, इसको कहते हैं हमारी लैंग्वेज में। यानी कि आपको ऊपरी तौर पे तो जो चीज़ें हैं वो समझ में आ रही हैं, पर अंदर जाके आपने एक बूंद भी नहीं समझा चीज़ों को। मैं आपको पहले नियम बता देता हूँ, अगर इस लौंडे को किसी को ब्लेम करना चाहिए ना तो यूएफसी को करना चाहिए, बट यूएफसी को ब्लेम करने की इसकी औकात है नहीं। इसलिए दूर में एक कंट्री जिसमें इसका कोई लेना देना नहीं है उसको ब्लेम कर दो। सऊदी अरेबिया मेरी नज़र में कोई बहुत अच्छी कंट्री नहीं है, बट जो सही है वो सही है। मैं जॉन जोन्स को बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ, बट जहाँ जॉन जोन्स सही है मैं वहाँ डिफेंड करता हूँ। मेरे लिए दिल में कॉनर मैकग्रेगर के लिए भी इतनी कोई ज़्यादा जगह नहीं है, बट अगर कॉनर मैकग्रेगर सही है तो मैं उसको डिफेंड करता हूँ। जो सही है वो सही है, मेरे गलत कह देने से वो गलत नहीं हो जाएगा। अगर इस लौंडे को किसी को ब्लेम करना था ना, अगर वो डिसीजन इसके हिसाब से गलत आया भी है, एम्पायर पहली बात तो जजेस गलत डिसीजन देंगे, वो गलत डिसीजन ऑल द टाइम, अमेरिका में भी और बाहर भी। बट फिर भी अगर किसी के लिए ब्लेम करना हो ना तो अमेरिका के लिए यूएफसी में ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि अमेरिका में जो एथलेटिक कमीशन होते हैं, जैसे कि अगर फाइट शिकागो में हो रही है तो इलिनॉय एथलेटिक कमीशन होगा, अगर फाइट सैन फ्रांसिस्को में हो रही है तो कैलिफोर्निया एथलेटिक कमीशन होगा, अगर फाइट न्यूयॉर्क सिटी में हो रही है तो न्यूयॉर्क एथलेटिक कमीशन होगा, अगर फाइट किसी और स्टेट में हो रही है, डेलस में हो रही है तो टेक्सास एथलेटिक कमीशन होगा। अलग अलग एथलेटिक कमीशन है और वो जजेस अपॉइंट करते हैं, ठीक है ना। बट अगर यूएफसी अमेरिका के बाहर जाती है ना तो यूएफसी सेल्फ रेगुलेट करती है। आपको पता है सेल्फ रेगुलेट का मतलब, यानी कि रेफरी और जजेस जो है यूएफसी खुद अपॉइंट करती है। तो इस लौंडे को अगर किसी को ब्लेम करना था तो यूएफसी को करना था, बट यूएफसी को ब्लेम करेगा तो नुकसान हो जाएगा ना, इतना बड़ा चूतिया भी ये है नहीं। पर मैंने आपको बता दिया है कि सच क्या है, ठीक है। आखिरी खबर की तरफ चलते हैं, जिस खबर को लेकर शायद आप में से कोई एक्साइटेड नहीं हो, बट अमेंडा सोरानो वर्सेस केटी टेलर की थर्ड फाइट होने वाली है। मेरे से पूछोगे तुम सवाल, उससे पहले ही मैं बता देता हूँ, मेरा मानना है कि पहले की दोनों फाइट अमेंडा सोरानो जीती है। पहली तो बहुत ज़्यादा क्लियर जीती थी, दूसरी ज़्यादा क्लोज थी, बट दूसरी भी जीती थी। पर दोनों के दोनों डिसीजन जो है केटी टेलर के पक्ष में गए। बट फिर भी ये फाइट तीसरी बार भी होगी तो मैं देखूंगा, चौथी बार भी होगी तो मैं देखूंगा। ये फाइट मैं हर 3 दिन बाद देख सकता हूँ।
इट्स अ वेरी गुड फाइट, राइट। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि 11 जुलाई को ये फाइट होने वाली है हमारे में, यानी कि अपने यहाँ 12 जुलाई संडे को सुबह आएगी, और नेटफ्लिक्स होगा अगर आपके पास तो नेटफ्लिक्स में आएगी, तो यू कैन वॉच, ओके। वॉच दिस फाइट एट 12 जुलाई अर्ली मॉर्निंग इन इंडिया इन नेटफ्लिक्स, ठीक, ओके। ये सारी बातें थी। फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि वो जो चैनल है वो आप सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना, ओके। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। ये थे न्यू फ्रेंड जंगी, लड़ेंगे जीतेंगे।